अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो स्पेशली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी जो सीटें अनाउंस हुई हैं लेक्चरर बॉटनी की उसके लिए अप्लाई किया है, लेकिन उसके साथ साथ ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है जो किसी ना किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए लेक्चरर बॉटनी का टेस्ट देते हैं। रीज़न ये है कि तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर का जो टेस्ट का फॉर्मेट है यानी कि एमसीक्यूज फॉर्मेट वो सेम है। तो आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि पास्ट पेपर जब आप सॉल्व होता देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि एक क्वेश्चन को किस तरीके से जज करना होता है और कंपैरेटिवली हमने एक करेक्ट एमसीक्यू को कैसे पिक करना होता है। कुछ एमसीक्यूज हमें एग्जैक्टली आ रहे होते हैं और कुछ में से हमें गलत और सही का फर्क करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्लांट्स फॉर द पर्पस ऑफ। बोटेनिकल गार्डन जो है वहां पर प्लांट्स होते हैं बहुत ज्यादा तादाद में, तो किस मकसद के लिए होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज रिसर्च एंड कंजर्वेशन, जो कि दिखने में ही ठीक ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि अगर बोटेनिकल गार्डन्स में भी प्लांट्स रिसर्च और कंजर्वेशन के लिए नहीं होंगे तो कहां होंगे। दूसरा है डिस्प्ले एंड एजुकेशन, तो यहां पर ये दोनों ऑप्शन ठीक है। हमारा राइट आंसर बनता है बोथ ऑफ दीज, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन्स अगर रिसर्च के लिए यूज हो रहे हैं, प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए यूज हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ वो सोसाइटी में एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, अवेयरनेस डेवलप करने के लिए और बच्चों को एजुकेट करने के लिए, इन सारे मकासद के लिए यूज होते हैं। सो आवर राइट आंसर विल बी बोथ ऑफ दीज। आप देख सकते हैं यहां पे हमने राइट आंसर को हाईलाइट कर दिया है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है, उनके पास सेम टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, तो उनके लिए हम क्या एग्जैक्ट टर्म यूज करेंगे? दैट एग्जैक्ट टर्म विल बी कैरियोटाइप। के हम डिस्कस करेंगे कि उनके पास किस टाइप के क्रोमोसोम्स हैं। एक्चुअली कैरियोटाइप एक जनरल टर्म है जो हम यूज करते हैं किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी स्पीशी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, साइज ऑफ क्रोमोसोम्स, शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, इसको स्पेसिफाई करने के लिए। जिस तरह ह्यूमंस की एक स्पेसिफिक कैरियोटाइप होती है। दूसरी जो दो टर्म्स हैं, कैरियोलाइसिस यानी कि क्रोमोसोम्स का टूटना और कैरियोगेमी यानी कि न्यूक्लियाई का फ्यूज होना, वो इस स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहे। तो हमारा राइट आंसर होगा कैरियोटाइप। आप यहां पर बोर्ड पर देख सकते हैं एक कैरियोटाइप बनी हुई है, ये ह्यूमंस की कैरियोटाइप है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और हर एक पेयर के क्रोमोसोम्स की जो शेप है और साइज है वो दूसरे से मिलना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक होती है जनरल सी चीज जो आपको देखते ही समझ में आ जाती है कि क्रोमोसोम्स का साइज और शेप, लेकिन उससे आगे बेंडिंग पैटर्न्स होते हैं हर क्रोमोसोम के, वो भी मखसूस होते हैं और वो किसी एक क्रोमोसोम के किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ मैच नहीं करते। तो कैरियोटाइप एक बहुत एग्जैक्ट सी चीज है, स्पेसिफिक चीज है। थर्ड क्वेश्चन है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इज प्रेजेंट इन। ये बोटेनिकल गार्डन कहां पर है? तो एक्चुअली ये जो रॉयल का वर्ड है ये आपको सबसे ज्यादा मिलेगा इंग्लैंड से रेलेवेंट चीजों के साथ, यानी कि रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेस, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल चर्च, तो वहां पर इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है और यहाँ पर प्लांट्स को कंजर्व करने पर बहुत ज्यादा काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्ट्रोफियोल इज प्रेजेंट इन द सीड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ। 3 प्लांट फैमिलीज के नाम लिखें और किसी एक प्लांट फैमिली के सीड्स में स्ट्रोफ्यूल है, एक ओपनिंग है बिल्कुल छोटी सी 1 मिलीमीटर की ओपनिंग है। जिस तरह हाइलम एक स्पेसिफिक पॉइंट है उसी के करीब ये स्ट्रोफ्यूल एक ओपनिंग है। तो हमने ये ढूंढना है ये कौन सी प्लांट फैमिली में है। ऑप्शंस हैं मालवेसी, एस्टेरेसी और फबेसी एंड द राइट आंसर इज फबेसी। यानी कि जो पी फैमिली है, मटर की फैमिली है, उसमें ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है, स्ट्रोफ्यूलर प्लग एक्चुअली मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगो डिवीजन विच इज। वो सेल्स जिनके जिम्मे है मेगास्पोर बनाना, उन्हें हम मेगास्पोर मदर सेल्स कहते हैं। तो जब ये डिवीजन करेंगे तो ये क्या करेंगे? डेफिनेटली ये मियोसिस करेंगे। स्पोर्स जो हैं ये हमेशा हमेशा मियोटिक या रिडक्शन डिवीजन उससे बनते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा मियोटिक डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहां पर एक आपके सामने ये स्लाइड है, ये हमारे उस मकसद के लिए है जिसके लिए हम वीडियोस बनाते हैं कि अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं
और आपका मकसद होता है कि आप इस चांस को अवेल करें, जो कि साल में या 2-3 साल में एक बार आना होता है और बार बार रिपीट नहीं होना होता। तो आप चाहते हैं कि उसकी तैयारी एग्जैक्ट हो जाए, उसमें कोई मिस्टेक ना रहे, कोई खामी ना रहे, आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। तो उस सिलसिले में हमारे प्रिपरेशन के सेशंस हैं, जिस तरह के ये एक ओल्ड स्लाइड है, आपको 1 जनवरी की डेट नजर आ रही है, लेकिन एसपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए 10 अक्टूबर से हम सेशन का आगाज कर रहे हैं। ये हमारा पहला सेशन है। डेफिनेटली इसके बाद एक गैप से, एक अच्छे खासे गैप से सेकंड सेशन भी होगा, लेकिन अभी 10 अक्टूबर से सेशन है। तो वो तमाम स्टूडेंट जो सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है या भी करना है, क्योंकि 18 अक्टूबर है अप्लाई करने की लास्ट डेट, तो तैयारी अभी से शुरू करें। अच्छा, अगर आपको लगता है कि तैयारी करीब जाके करेंगे तो तब उससे और अब तैयारी करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क ये पड़ेगा कि जो अब से तैयारी शुरू करेंगे वो तब रिवीजन कर रहे होंगे, वो मुश्किल चीजों को एग्जामिन कर चुके होंगे, अपनी मिस्टेक्स देख चुके होंगे, अपनी वैल्यूएशन कर चुके होंगे, वो आपसे एक स्टेप आगे होंगे। तो आप अभी से इसको ज्वाइन करें। तो हमारा जो प्रिपरेशन का सेशन है ये आपको हेल्प करता है एक प्रॉपर स्केड्यूल के जरिए, एक प्रॉपर शेड्यूल के जरिए, सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन, कोई शॉर्टकट नहीं। बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहेंगे कि ये 50 सफ़े याद कर लें या ये 100 सफ़ों के एमसीक्यू तैयार कर लें और आप लोग तैयार हैं। हम आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। थॉरोली स्टडी करना पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप करना पड़ेंगे, आप मैक्सिमम बुक रीडिंग करेंगे, आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे, जहां पर हेल्प की जरूरत होगी हम आपको हेल्प आउट करेंगे। मकसद ये होगा कि आप कोई शॉर्टकट ना ढूंढे, आप अच्छे स्टूडेंट बने ताकि कल को आप अच्छे टीचर बन सकें। इसके साथ आपकी रिवीजन करवाई जाएगी, गूगल फॉर्म्स के थ्रू आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, टेस्ट डिस्कशन होगी और पीडीएफ फॉर्मेट में इंशाल्लाह आप लोगों को डाटा भी प्रोवाइड होगा। तो ये सेशन जो है ये बड़े ही सिस्टमैटिक वे में काम करेंगे और इस सेशन में हमारा एक टारगेट ये भी है कि हम मैक्सिमम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करें ताकि आप लोगों को वहां से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ओल्ड। ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम होता है, देखने में आता है कि स्टेटमेंट में ये कह दिया जाए कि 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो ओड है उसको ढूंढें। तो ओड स्टेटमेंट कौन सी होती है? 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस आपस में रिलेट करेंगे और एक डिफरेंट होगा तो उसको ओड ऑप्शन बोलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं एस्टिरेसी, कैपिचुलम हेड और पोएसी। अब एस्टिरेसी और पोएसी 2 प्लांट फैमिलीज के नाम है और कैपिचुलम हेड जो है ये एक इन्फ्लोरेसेंस का नाम है। लेकिन यहां पर अगर हम रिलेशन ढूंढे तो फैमिली एस्टिरेसी जो कि सनफ्लावर फैमिली है उसमें कैपिचुलम हेड नाम की इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। तो इसलिए यहां पर जो ओड ऑप्शन बन रहा है दैट इज पोएसी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो 3 या 2 ऑप्शंस के साथ मौजूद हैं। पेपर में 4 ही आए होते हैं, लेकिन जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अपना पेपर आउट नहीं करता और स्टूडेंट्स अपनी याददाश्त की बेस पर क्वेश्चंस लेकर आते हैं, तो इसलिए एक आधा ऑप्शन जो होता है वो कम मिलता है हमें। तो यहां पर हम जितने मैक्सिमम ढूंढ पाए हमने आप लोगों के लिए वो सारी एफर्ट की है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा फैमिली पोएसी। नेक्स्ट आ जाता है मियोसिस प्रोफेज 1 हैज। मियोसिस में जो प्रोफेज 1 है उसकी कितनी सब डिविजन्स हैं? तो ऑप्शंस हैं 5, 3, 2, 5 सब डिविजन्स हैं एक्चुअली। दोज आर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ये 5 सब डिविजन्स हैं प्रोफेज 1 की। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने 5 सब डिविजन्स को हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए मॉलिक्यूल डजंट कंटेन। डीएनए मॉलिक्यूल में क्या नहीं है? एडिनिन, यूरासिल, साइटोसिन, थायमीन। तो डीएनए में यूरासिल नहीं होता, ये आरएनए में होता है। डीएनए में जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। तो यूरासिल नहीं है यहां पर। और एक चीज आपको नोट करवा दूं कि स्टूडेंट्स अक्सर इसे थायामीन पढ़ते हैं, ये थायमीन है। थायामीन इज विटामिन बी, वो आप अलग से पढ़ते हो, वो थायामीन विटामिन का नाम है। तो यहां पर यूरासिल हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड। एक जीन का वो हिस्सा जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे सिस्ट्रॉन। इसके मुकाबले में जो जीन है ये एक ब्रीफ टर्म है, ये एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना सकती है, क्योंकि जब वो मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग हो रही होती है, जब फाइनल मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है तो काफी ऑप्शंस मिलते हैं। एक टर्म हम यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। अगर आप इस टर्म को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक जीन एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना सकती है। तो सिस्ट्रॉन वो पार्ट है जीन का जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के काम आता है। तो ये है यूनिट ऑफ फंक्शन।
म्यूटॉन क्या है? ये वो सीक्वेंस है डीएनए की या जीन की जिसके अंदर म्यूटेशन पॉसिबल है, और रिकॉन वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस है डीएनए की जो कि रिकम्बिनेशन के प्रोसेस से गुजर सकती है। तो सिस्ट्रोन एक बड़ा स्ट्रक्चर है, जीन उससे बड़ा स्ट्रक्चर है। जो रेकॉन है ये म्यूटॉन और सिस्ट्रोन के दरमियानी साइज का है, और जो म्यूटॉन है ये सबसे छोटी सीक्वेंस होती है डीएनए की जो किसी भी म्यूटेशन के प्रोसेस से गुजर सकती है। सो राइट आंसर इज सिस्ट्रोन। आप इस पर मजीद भी स्टडी कीजिएगा। ये एक हैक होती है कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में कोई नया वर्ड आता है तो आप उसको मैक्सिमम पढ़ा करें ताकि आपके पास जो उससे रेलेवेंट नॉलेज है वो बढ़ सके और बात कभी घुमा फिरा कर पूछी जाए तो आपको आती हो। नेक्स्ट एक केमिकल का नाम है कॉल्चिसिन इनहिबिट्स विच स्टेज ऑफ माइटोसिस। ये केमिकल है जो माइटोसिस की किसी स्टेज को इनहिबिट करने की सलाहियत रखता है। तो इसका राइट आंसर है स्पिंडल फॉर्मेशन। ये स्पिंडल फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है, स्पिंडल नहीं बनने देता, तो इसलिए ये माइटोसिस को भी रोकने के काम आता है कॉल्चिसिन नाम का ये केमिकल। नेक्स्ट है हमारे पास पर्पल कलरेशन ऑन प्लांट पार्ट्स इन टोमेटो इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट। एक एलिमेंट है कोई जिसकी कमी की वजह से जो टोमेटो है उसके लीव्स के अंदर आपको इस तरह की पर्पल कलरेशन नजर आएगी। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये एबनॉर्मेलिटी है, ये डेफिशिएंसी को शो करती है। तो हमें ढूंढना है कि डेफिशिएंसी किसकी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, एंड द राइट आंसर इज फास्फोरस। नेक्स्ट है एंट्स आर सोशल इंसेक्ट्स बिकॉज। चींटियां सोशल इंसेक्ट्स क्यों हैं? क्या वो फॉरेस्ट में रहती हैं या कॉलोनीज में रहती हैं? उनकी कोई लैंग्वेज होती है या वो फूड शेयर करती हैं? फूड शेयर करना, लैंग्वेज रखना, फॉरेस्ट में रहना, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, लेकिन सोशल इंसेक्ट्स उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कॉलोनीज बना के रहती हैं, मिलजुल के रहती हैं। और आप इस वर्ड को एंट पढ़ेंगे, आंट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आंट की स्पेलिंग AUNT आंट होते हैं और वो एक अलग वर्ड है। तो यहाँ पे इसको जो सही आंसर है इसको हमने हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट है द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग आर कॉल्ड। जिन पौधों को आप जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रोड्यूस करें खुद काम करके, हम उन्हें क्या नाम देंगे? क्या हम उन्हें रिकम्बिनेंट्स कह सकते हैं? नहीं, हम उनको रिकम्बिनेंट नहीं कहते क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन प्लांट्स के अंदर इटसेल्फ हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। हम उन प्लांट्स को नाम देंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जो कि एक बेटर टर्म है। तो जेनेटिक क्लोन्स भी इनके लिए ये टर्म यूज नहीं होती, तो ट्रांसजेनिक प्लांट जो है ये इसके लिए यूज होने वाली एग्जैक्ट टर्म है। फिर है कैनाल इरिगेशन हैज इंक्रीज्ड द। नहरी निजाम ने बहुत फायदा दिया पाकिस्तान को और हमारा इरिगेशन सिस्टम इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, लेकिन इससे दो बड़े मसाइल आते हैं। नहरों के साथ साथ का जो इलाका होता है वहां पर वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी यानी कि सेम और थोर दोनों मसाइल आते हैं। तो राइट आंसर विल बी बोथ ऑफ दीज। आप देख सकते हैं, इसे हमने हाईलाइट किया है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ इज नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ। वाइल्ड लाइफ किसको स्टेबल करने के लिए जरूरी है, मतलब कहां पर इसका फायदा होता है? हमारे पास ऑप्शन है फॉरेस्ट सॉइल्स, फॉरेस्ट एनिमल्स, बोथ, नन ऑफ दीज। तो वाइल्ड लाइफ डेफिनेटली जरूरी है सॉइल के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, फॉरेस्ट एनिमल्स के लिए भी। लेकिन यहां पर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर बनता है वो फॉरेस्ट एनिमल्स। हमने इसमें सॉइल्स को क्यों नहीं शामिल किया? क्योंकि सॉइल को मैनेज करने में प्लांट्स का किरदार ज्यादा है, वाइल्ड लाइफ का कम है। तो हम यहां पर जो मेन फोकस करेंगे वो फॉरेस्ट एनिमल्स, क्योंकि यहां पर वाइल्ड लाइफ में हम फंजाई को भी शामिल नहीं कर रहे। तो जब आप फॉरेस्ट सॉइल को मैनेज करने की बात करेंगे तो ऑप्शंस होने चाहिए प्लांट्स और फंजाई। यहां पर हम बात कर रहे हैं जस्ट वाइल्ड लाइफ की, तो फॉरेस्ट एनिमल्स विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच टाइप ऑफ वेरिएशन डू नॉट एग्जिस्ट इन प्रोजेनी। डॉटर जनरेशन को हम प्रोजेनी कहते हैं, तो उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में कौन सी वेरिएशन नहीं होगी? हेरिडिटरी या इन्वायरमेंटल? भाई इन्वायरमेंटल वेरिएशन किसी में भी हो सकती है, चाहे सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल हो, लेकिन एसेक्सुअल के केस में बहुत कम चांसेस रह जाते हैं हेरिडिटरी वेरिएशन के। तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी हेरिडिटरी, यानी कि विरासती वेरिएशन के चांसेस एसेक्सुअल में कम होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्मिक सीड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द। एंजियोस्पर्मिक सीड किससे बनता है? क्या ओवरी से? नहीं, ओवरी तो पक्के फल बनाती है, तो एंजियोस्पर्मिक सीड बनता है ओव्यूल से। द राइपेंड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। तो यहां पे हमारा राइट आंसर होगा ओव्यूल। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे ऑक्सीजन इज थॉट टू हैव बीन
फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ प्रेजेंट डे की जो ज्यादा ऑक्सीजन है किसने बनाई है? वैसे तो हम कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पौधों से ज्यादा ये क्रेडिट जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी को, जिन्होंने इतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रखी है भले वक्तों से अब तक, क्योंकि ये सबसे पहले इवॉल्व हो गए थे। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये तो हमारे पास पैलियोजोइक एरा में भी बहुत ज्यादा थी, शुरू के पीरियड्स में। तो इसलिए इस एल्गी की मौजूदगी में जमीन पर जो फोटोसिंथेसिस थी बहुत ज्यादा हुई। इनफैक्ट प्रोटेरोजोइक एरा में भी हम इसको काउंट करते हैं। तो उस दौर से ये सारा प्रोसेस हो रहा था। दुनिया की सबसे पुरानी एल्गी प्रोटेरोजोइक एरा में आ चुकी थी, प्रो कैम्ब्रियन पीरियड में। तो उस वक्त से ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और उससे पहले से ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो जमीन पर प्रेजेंट डे ऑक्सीजन के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। सो राइट आंसर विल बी ब्लू ग्रीन एल्गी। विच इज द फॉसिल जीनस ऑफ ट्रिडोफिटिक प्लांट्स? ट्रिडोफाइट्स का ये है कि ये प्लांट्स इवॉल्व हो गए थे ऑलमोस्ट पैलियोजोइक एरा में। तो जब ये प्लांट्स इवॉल्व हुए, जमीन पर इनकी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हुई, तो इन्हें फेस करना पड़ा कार्बोनिफेरस पीरियड का वो टाइम जब जमीन पर एस्ट्रॉयड टकराए और जमीन पर बहुत सारे प्लांट्स तबाह हो गए जिन्होंने फॉसिल फ्यूल्स भी बनाए। तो जमीन पर बहुत सारी इनकी जो स्पीशीज है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, बहुत सारे जेनरा खत्म हो गए। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है लेपिडोडेंड्रॉन, साइलोफाइटोन और राइनिया, और ये तीनों के तीनों एक्सटिंक्ट हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन ऑप्शंस में फिलहाल 3 है। तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। इसका जो ट्रिडोफाइट्स के लिविंग ग्रुप्स हैं वो और बहुत सारे हैं। साइलोटम है, सिलेजिनेला है, लाइकोपोडियम है। तो वो एडवांस्ड और प्रेजेंट प्लांट्स हैं, प्रेजेंट ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ ए पैथोजन टू प्रोड्यूस डिजीज इन प्लांट डिपेंड्स अपॉन। कोई पैथोजन कितनी बीमारी फैला सकता है, डिपेंड करता है कि होस्ट कितनी बीमारी के लिए इजीली अवेलेबल है। तो होस्ट ससेप्टिबिलिटी ये बहुत मैटर करती है। अगर होस्ट इजीली अवेलेबल है तो डेफिनेटली बीमारी फैलेगी। और दूसरा ऑप्शन है एनवायरमेंटल कंडीशंस। जी हाँ, एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवर करती हैं पैथोजेंस को। कुछ पैथोजेंस को सर्दी सूट करती है, कुछ को गर्मी सूट करती है, कुछ को बारिशें सूट करती हैं। तो ये दोनों हमारे राइट आंसर्स होंगे। सो राइट आंसर विल बी बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टेस्ट टू असेस द जीनोटाइप ऑफ F1 इंडिविजुअल्स। सबसे पहली बात, जब आप दो प्योर पेरेंट्स के अंदर, यानी कि एक डोमिनेंट जनरेशन है, एक रिसेसिव जनरेशन है, आप उन दोनों पेरेंट्स में क्रॉस करवाते हैं, P1 जनरेशन में क्रॉस करवाते हैं, तो आपके पास फर्स्ट जनरेशन आती है F1। तो F1 इंडिविजुअल्स की अगर आप जीनोटाइप जानना चाहते हो कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो उसके लिए आप कौन सा टेस्ट करवाओगे? तो ऑप्शंस हैं टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस और बैक क्रॉस। नहीं, हम उनका टेस्ट क्रॉस करवाएंगे, जिसके जरिए हम चेक करेंगे कि जो F1 जनरेशन में डोमिनेंट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। तो ये बहुत बेसिक टेस्ट है जो कि हम यूज करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स में। नेक्स्ट है नेम, ये इसी का राइट आंसर शो हो रहा है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस टेक्स प्लेस इन। कौन सी स्टेज है मियोसिस की जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है? तो प्रोफेज 1 राइट आंसर है, लेकिन वो यहां पे आपको नजर नहीं आ रहा। तो उसके अंदर 5 स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। तो प्रोफेज 1 के अंदर कौन सी सब डिवीजन है जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है? तो पहली फेज है लेप्टोटीन, जिसमें क्रोमोसोम्स एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू करते हैं। जाइगोटीन, जिसमें बाइंड करना शुरू करते हैं, यानी कि साइनेप्सिस का प्रोसेस शुरू होता है। पैकेटीन, जिसमें बाइंड होने के बाद वो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। यही हमारा राइट आंसर है, पैकेटीन जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। डिप्लोटीन, जिसमें वो अलग होना शुरू होते हैं। और डायकाइनेसिस, जिसमें वो काफी हद तक होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो चुके होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था क्रॉसिंग ओवर किस फेज में हो रही है? तो राइट आंसर है पैकेटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज। तो डीएनए मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट शेप क्या है? एग्जैक्ट शेप है डबल हेलिकल। ये हम पढ़ते भी हैं, वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेज इन विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट्स सेपरेटिंग फ्रॉम सेल वॉल इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी फेज है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट होना शुरू हो जाती है? तो उसका राइट आंसर है प्लाज्मोलाइसिस, जब सेल्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जब सेल्स श्रिंक हो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन क्लोरोफिल यूटिलाइजिंग सनलाइट एनर्जी इज कॉल्ड। अगर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल सनलाइट एनर्जी को यूज करके एटीपी सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एग्जैक्ट टर्म क्या यूज करेंगे? दैट एग्जैक्ट टर्म विल बी फोटोफॉस्फोरिलेशन।
इससे मिलती जुलती एक टर्म आपने सुनी है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में एटीपी बनाते हैं, ये लाइट की मौजूदगी में एटीपी बनाते हैं, गर्चे ये कम होती है लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए इसकी बड़ी अहमियत है। तो राइट आंसर है फोटोफॉस्फोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड आर। एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए कौन सी अच्छी कंडीशंस चाहिए? वैसे तो सारी कंडीशंस ही अच्छी होनी जरूरी है, लेकिन एक सीड फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता, तो अगर उसे कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट ना भी मिले या कम भी मिले तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए जो चीज एक्चुअली मैटर कर रही होती है वो है मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर। सो राइट आंसर विल बी सेकंड वन, यहां पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ। ये रेडियो कार्बन डेटिंग एक टेक्निक है जिसके जरिए हम रेडियो आइसोटोप्स को फाइंड आउट करते हैं रॉक्स के अंदर, फॉसिल्स के अंदर, और इसके जरिए हम एज फाइंड आउट करते हैं फॉसिल्स की, क्योंकि फॉसिल्स की एज फाइंड आउट करने के और कोई सिंपल तरीकेकार नहीं है, ये एडवांस टेक्निक्स ही हमें यूज करना होती हैं। तो राइट आंसर इज फॉसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय। सोलर एनर्जी को मैक्सिमम कौन यूटिलाइज कर रहा है? सोलर प्लेट्स आने के बाद शायद आपको लगता हो कि मैन, लेकिन इसके बावजूद इसका राइट आंसर है ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि आज भी ग्रीन प्लांट्स हर वक्त काम कर रही हैं और मैक्सिमम सनलाइट को हार्वेस्ट करके फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो फंजाई जो है वो भी यूज नहीं करेगी डायरेक्टली, तो ग्रीन प्लांट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एक टर्म है, मॉर्फोलॉजिकल टर्म है सिनजेनेसियस स्टेमन्स। ऐसे स्टेमन्स जिनमें एंथर्स फ्यूज्ड होते हैं जबकि जो फिलामेंट्स होते हैं वो फ्री होते हैं। तो यहां पर आपके सामने बोर्ड पर कुछ स्टेमन्स बने जिनका फिलामेंट आपको यहां से फ्री नजर आ रहे हैं, लेकिन ऊपर से एंथर यूनाइटेड है। तो इस क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी प्लांट फैमिली का फीचर है? ऑप्शंस हैं क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी, एनोनेसी और एस्टीरेसी। तो राइट आंसर है हमारे पास एस्टीरेसी फैमिली, यानी कि सनफ्लावर फैमिली, जिसके अंदर फिलामेंट्स फ्री होते हैं, एंथर्स यूनाइटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल इज कॉल्ड। तो रूटीन में हम लोग ये समझते हैं कि एक ओव्यूल में पोलन ट्यूब जब एंटर होती है तो कैसे होती होगी? तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है और पोलन ट्यूब यूं अंदर एंटर हो जाएगी। ये रूटीन में हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या वो डायरेक्टली इस एंड से एंटर होगी, माइक्रोपिलर एंड से, या क्लेजल एंड से एंटर होगी, या फिर लेटरल साइड से एंटर होगी? तो तीन ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है पोरोगेमी का, जिसके अंदर ये माइक्रोपिलर एंड से एंटर हो रही है। दूसरा ऑप्शन है मीजोगेमी का, जिसमें ये एंटर हो रही है लेटरल साइड से। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास क्लेजोगेमी का, जिसमें पोलन ट्यूब क्लेजल एंड कहते हैं माइक्रोपिलर एंड से ऑपोजिट एंड जो होता है। तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन था द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा पोरोगेमी, जिसमें ये माइक्रोपिलर एंड से एंटर हो रही है पोलन ट्यूब। ये मोस्ट कॉमन मेथड है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय हॉर्टिकल्चर। ये बॉटनी की पूरी एक ब्रांच है, इनफैक्ट एग्रीकल्चर की ब्रांच भी कह सकते हैं, या अलग से ये एक डिग्री भी करवाते हैं। तो हॉर्टिकल्चर कौन सी ब्रांच है? तीन ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हम स्टडी करते हैं ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और गार्डनिंग को। सेकंड ऑप्शन है एग्रीकल्चर और थर्ड है जस्ट साइंस ऑफ फ्लावर्स। तो हॉर्टिकल्चर एक ब्रीफ टर्म है जिसमें हम स्टडी करते हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स, गार्डन्स और वेजिटेबल्स, इन सबकी डेवलपमेंट को। सो राइट आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड गार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ग्लोबल वार्मिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, हम इजीली इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या बढ़ा है। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बढ़ी हैं। तो हमारा ऑप्शन बनेगा कि ग्लोबल वार्मिंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुई है, इंक्रीज्ड इन एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सक्सेशन। एक जनरल सा क्वेश्चन है, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हम सबने पढ़ा है और बॉटनी में सबको आता है कि सक्सेशन क्या है। पहला ऑप्शन सीरीज ऑफ फिजिकल चेंजेस दैट अकर इन एन एरिया। किसी एरिया में जस्ट फिजिकल चेंजेस आती रहे, गर्मी बढ़ गई
कभी सर्दी बढ़ गई, कभी बारिशें हो रही हैं, कभी नहीं हो रही, ये फिजिकल चेंजेस होती हैं। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेक्स वेजिटेशन, कि कोई फाइनल वेजिटेशन किसी जगह पे डेवलप हो जाए। और तीसरा ऑप्शन है सीरीज ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज दैट अकर इन अ बेयर एरिया, कि किसी वीरान इलाके में, बेयर एरिया में कम्युनिटीज डेवलप होती हैं और बाय टाइम डेवलप होती हैं और सीरीज वाइज डेवलप होती हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि सीरीज ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज दैट अकर इन अ बेयर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है mass of protoplasm surrounded by a cell membrane is called। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगर उसको कोई सेल मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है तो वो कौन सा सेल होगा? ऑप्शंस हैं प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरियम। अब चूंकि प्लांट सेल और बैक्टीरियम सेल में सेल वॉल भी होती है, तो हमारा यहां पे राइट आंसर बन रहा है एन एनिमल सेल। एक एनिमल सेल में प्रोटोप्लाज्म जो होता है इट इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईली मॉडिफाइड प्लांट शूट इन विच शॉर्ट स्टेम इज सराउंडेड बाय थिक फ्लैशी लीव्स इज कॉल्ड। प्लांट शूट की बहुत सारी मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं, लाइक बल्ब है, कॉर्म है, राइजोम है। तो उनमें से कौन सी फॉर्म है जो जरा रिड्यूस्ड है, शॉर्ट स्टेम है, उसके थिक फ्लैशी लीव्स हैं? तो वो हमारे पास एग्जैक्ट यहाँ पे ऑप्शन है बल्ब्स का। तो बल्ब्स आर द राइट आंसर। ये आपको अनियन में और गार्लिक में ये ऑप्शन मिलता है बल्ब्स का। कॉर्म जो है ये कोलोकेशिया में मिलेगा, कचालू में, और राइजोम आपको मिलेगा जिंजर में यानी कि अदरक में, लेकिन ये इलोंगेटेड है। और कॉर्म अगरचे शॉर्ट है, रिड्यूस्ड है, मॉडिफाइड है, लेकिन उसके थिक फ्लैशी लीव्स नहीं है। प्याज के हैं, प्याज के पत्तों में जूस होता है, अनियन के पत्तों में जूस होता है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द C4 प्लांट्स अकर इन। C4 प्लांट सबसे ज्यादा किस में है? ऑप्शंस हैं जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स और ग्रासेस। तो सबसे ज्यादा C4 टाइप के फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? तो सवाल ये पैदा होता है C4 टाइप कौन सी फोटोसिंथेसिस की? पौधों में तीन तरह की फोटोसिंथेसिस कॉमन है, C3, C4 और कैम मैकेनिज्म। इनमें से C4 मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है जिसमें पहली जो हमारे पास स्टेबल ऑर्गेनिक एसिड कंपाउंड बनेगा, सबसे पहला कंपाउंड बनेगा, वो 4 कार्बन पर मुश्तमिल होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो वो जो कंपाउंड बन रहा होगा वो सबसे ज्यादा कौन से प्लांट्स में बनता है? राइट आंसर है हमारे पास ग्रासेस। ग्रासेस के अंदर सबसे ज्यादा C4 टाइप की फोटोसिंथेसिस पाई जाती है। तो आप C4 प्लांट्स में देखेंगे मेज को यानी कि मकई को, और शुगर केन यानी कि गन्ने को। तो इन प्लांट्स के अंदर C4 टाइप की फोटोसिंथेसिस पाई जाती है। हाइट ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, हबस ज्यादा होती है, तो इनको फोटोसिंथेसिस मैनेज करने के लिए C4 मैकेनिज्म अडॉप्ट करना पड़ता है। सो राइट आंसर विल बी ग्रासेस। यहां पर इस पेपर की डिस्कशन हो गई कंप्लीट। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी ही फायदेमंद साबित हुई होगी। हमने कोशिश की है कि एक एक ऑप्शन को इवेल्युएट कर सकें, जज कर सकें, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि जब आपके सामने अनसीन क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे करना है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको कैसे करना है, स्टेटमेंट पढ़ के हैरान नहीं होना बल्कि उसको चीजों के साथ रिलेट कैसे करना है। तो ये हमारी एक कोशिश है, हम इस कोशिश को जारी रखेंगे। मजीद पास्ट पेपर्स भी डिस्कस करेंगे जो कि एमके प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं दोबारा से बताता चलूं कि 10 अक्टूबर से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कि अभी सीटें आई हैं, जिनके अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 अक्टूबर है, उनकी तैयारी का सेशन शुरू हो रहा है। आप उसको अभी से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और आप इस चांस को दी बेस्ट वे में अवेल कर सकें। उस सिलसिले में हम आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, टेस्ट में हेल्प करेंगे, टेस्ट डिस्कशन में हेल्प करेंगे, डाटा प्रोविजन में हेल्प करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी जितनी अच्छी हो सकती है वो हो सके। हमसे राब्ता करने के लिए आप एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल, फेसबुक अकाउंट या टिकटॉक अकाउंट कुछ भी विजिट कर सकते हैं। और इन सब के साथ साथ आप हमसे राब्ता कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे टेलीफोनिक नंबर पे। मैं एक नंबर आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं, 0304 7453 957। इस नंबर पे आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं लेक्चरर बॉटनी की प्रिपरेशन के लिए। साथ साथ जिस तरह हमारी बॉटनी की तैयारी के सेशन शुरू हैं, इसके पास्ट पेपर्स डिस्कस हो रहे हैं, तो जोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू और इंग्लिश,
इन सबके पास्ट पेपर्स भी डिस्कस हो रहे हैं, इनकी तैयारी के सेशंस भी शुरू हुए हैं, सीटें भी सबकी आई हैं। तो आप इन सब की तैयारी के लिए भी राब्ता कर सकते हैं। डेफिनेटली उनके टीचर्स अलग हैं, वो हर एक अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है और इस वक्त हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर रहे हैं। तो आप उनसे राब्ता करके इसी नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी राब्ता कर सकते हैं। तो हम आप लोगों की बेहतर रहनुमाई करेंगे ताकि आपकी तैयारी बर वक्त शुरू हो सके। तो पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और अगर किसी भी किस्म की अगर आप अपनी राय ओपिनियन देना चाहते हैं, अगर क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई ऑप्शन आपको लगता हो कि इसका राइट आंसर ये होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन पे उस पर बात कर सकते हैं और डेफिनेटली हम उसको अपलोड करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और इंशाल्लाह हम चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।